अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम फिर से आए हैं सजीला निसार के नावल क्वीन ऑफ माय हार्ट के सीज़न 3 स्टोन हार्ट की किस्त नंबर 20 के साथ। तो किस्त को स्टार्ट करने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा यूट्यूब पर सहर अली कुरैशी के चैनल द नॉवेल्स वर्ल्ड को भी जल्दी से जाएँ और ज़रूर उन्हें भी सब्सक्राइब करें, उनके चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं उनके चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम किस्त की जानिब। पूरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था, जबकि इसमें बैठे शख्स की सिसकियां इस कमरे में गूंजती अंधेरे की वहशतों को भी पीछे छोड़ रही थी। सकुर सोफे से टेक लगाए सर हाथों में थामे बहुत रो रहा था। इसका चेहरा दाढ़ी मुकम्मल आंसुओं से भरे हुए थे। इसने कभी ऐसा करने का सोचा भी नहीं था। इसे तो कुछ याद ही नहीं था हुआ क्या है, लेकिन वो गुनाह कर बैठा था। वो भी ऐसा गुनाह जो अल्लाह को सख्त नापसंद है, जो कबीरा से भी कबीरा था। पूरे मलकवेला में मशल और बाजिल के मुतालिक बातें चल रही थी। सभी तकरीबन इस रिश्ते से खुश थे। इनका इरादा एक पार्टी रखते तमाम रिश्तेदारों को मदऊ करते इनकी मंगनी करने का था, लेकिन बाजिल की जिद थी जब तक सकर ना आ जाए वो ये मंगनी नहीं करेगा। सभी जानते थे सकर नहीं आएगा। इस बात से वाकिफ तो बाजिल भी था, लेकिन दिल में एक उम्मीद थी कि क्या पता इसकी और मशल की मंगनी का सुनते वो आ ही जाए। इसी इरादे से वो गार्डन में मौजूद झूले पर बैठा धीरे धीरे से इसे झूलता कश्मकश में मुब्तला था। बादल सखर से खफा था, लेकिन फिर अपनी खफगी को परे धकेलता इसने दोबारा से खुद को मायूस करने के लिए इसका नंबर डायल करते कान से लगाया था। बेल जा रही थी, लेकिन कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था। इसने कान से हटाए दोबारा से इसे कॉल लगाई थी। एक बार फिर से कॉल जा रही थी, लेकिन कोई उठा नहीं रहा था। इससे पहले बादल नाउम्मीद होकर फ़ोन कान से हटाता कि दूसरी जानिब से उठा लिया गया था। हेलो भाई, अस्सलाम वालेकुम। सकर के फ़ोन उठाते ही बादल ने खुशी से इसे सलाम किया, जबकि दूसरी जानिब ज़मीन पर बैठे सकर ने माथा बेड से टिकाया था। वालेकुम अस्सलाम। सकर की भारी आवाज़ स्पीकर से होती इसके कान में गूंजी तो इसे हैरत हुई। भाई सब ठीक है, आपकी आवाज़ इतनी भारी क्यों है? आप ठीक है ना? बादल ने बेचैनी से और परेशानी से इसे पूछा, जबकि सकर ने इसके लहजे में फ़िक्र देखते आंखों को सख्ती से मूंदा, जिससे अभी भी आंसू निकलते इसका चेहरा भिगो रहे थे। भाई आप सुन रहे हैं? इसे अब हकीकतन परेशानी हो रही थी, तो सकर ने आंसू साफ करते खुद को कंपोज़ किया था। कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ा ज़ुकाम और सर दर्द है, इसकी वजह से आवाज़ भारी है। तुम बताओ खैरियत काल की? सकर ने बहाना बनाते इससे फ़ोन की वजह पूछते इसका ध्यान हटाना चाहा। नहीं कुछ ख़ास नहीं भाई, आप अपना ख़्याल रखें, आपकी आवाज़ काफ़ी भारी है। बादल की बात सुनते इसने गहरा सांस भरा। छोड़ो तुम बताओ क्या बात है, घर में सब ठीक है? सकन ने नीचे से उठता लाइट जलाते बोला था। जी भाई, दरअसल मेरी और मशल का रिश्ता तय किया है घर वालों ने, और वो जल्द मंगनी करना चाहते हैं। बादल इतना बोलता खामोश हुआ था। वाह ग्रेट, मुबारक हो, सकन नॉर्मली अंदाज में कहता। अपना चेहरा शीशे में देखा जो बेहद सुर्ख था। आंखें सुर्ख होने के साथ साथ सूज भी चुकी थी। इसके यूं मुबारक देने पर बादल ने होंठ भींचे थे। वहां दोनों तरफ चंद पल की खामोशी छाई थी। भाई अगले महीने मंगनी है, आप आएंगे ना? फिर उम्मीद के तहत पूछा, लेकिन इसे मालूम था सकर इनकार कर देगा। हाँ इंशाल्लाह आऊँगा। जब डेट फिक्स हो जाए तो बता देना, मैं 2 दिन पहले पहुँच जाऊँगा। सकर की जानिब से मिलने वाली गैर मुतवक्का जवाब सुनते बादल को अपनी समातों पर यकीन न हुआ था। भाई जो मैंने सुना है वो सच है, आप आ रहे हैं? इसने यकीन दहानी चाही तो सकर फीका सा हंसा था। हाँ सही सुना तुमने, अब मैं फ़ोन रखता हूँ, थोड़ा काम है। सकर दराज से घर निकाले बोला, जबकि बादल ने खुशी से खुदा हाफिज बोलते फ़ोन रखा और अंदर की जानिब सबको ये खुशखबरी देने बढ़ गया था। रेहान आज फिर एक बहुत बड़ी मशहूर कंपनी में जॉब के इंटरव्यू के लिए बैठा था। इसे यहाँ बैठे तकरीबन घंटा हो चुका था। इससे पहले 2 जगह इंटरव्यू दिया था। एक जगह से इसे अभी तक कॉल नहीं आई थी, जबकि दूसरी जगह के लोग शाज़िल और 7 लोगों के पार्टनर निकले थे, जिन्होंने इसे फ़ौरन रख लिया था, लेकिन इसका खुद ही वहाँ जॉब का भी इरादा न था। तभी अब तीसरी जगह इंटरव्यू के लिए आया था। इसका इरादा यहाँ से फ़ारिग होते अमाइल से मिलने का था, लेकिन पहले अमाइल से इजाज़त ज़रूरी थी कि वो इसकी खातिर फ्री थी या नहीं। बस अब इसे जल्दी से यहाँ से फ़ारिग होते अमाइल को कॉल करना थी। सकर ने गार्ड से मुइज़ साहब की आमद का पूछा तो इसने बताया कि मुइज़ घर आ चुका है। सकर जो सोच कर आया था इसके बारे एक बार फिर सोचता घर में दाखिल हुआ, और इससे पहले वो इसके कमरे की जानिब जाता ही इसे टीवी लाउंज से आवाज़ें आती सुनाई दी। वो कमरे में जाने की बजाय वहीं चला गया जहाँ मुइज़ साहब इधर से उधर चक्कर काट रहे थे। इसने मुइज़ साहब से निगाह हटाए सोफे पर बैठी हस्ती को देखा तो इसका हलक तक कड़वा हो गया था। एक बार फिर से दिमाग में घूमने लगा था, और इसी के साथ इसका दिमाग भी घूमने लगा था। इसका दिल किया इसका गला दबा दे, जो सोफे पर बैठी किसी मरी नुक्ते को घूर रही थी। सकर इसको इग्नोर करता अंदर दाखिल हुआ तो मई साहब ने रुकते हुए इसे देखा, जबकि सोफे पर बैठी इस दुश्मनी जान की भी नज़र इस पर गई थी, जिसने अब इसकी जानिब एक नज़र देखा भी ना था। सकर को देखते यशमल को अपना आप डूबता महसूस हुआ था। रफ से ट्राउज़र शर्ट में मलबूस बिखरे बाल, सुर्ख आंखें, इन आंखों के नीचे मौजूद हल्के मूछों तले दबे अनाबी लब जो फिर वक्त काले पड़ गए थे। वो तो बस इसकी आंखों की हालत पर खुद को फना होता महसूस कर रही थी। सकर तुम कहाँ थे? यशमल को क्या हुआ है? इसकी हालत देखो। क्या मेरी गैर मौजूदगी में कुछ हुआ था?
मोहित ने आगे बढ़ते शकल से पूछा, जिसने उसके यूं पूछने पर सख्त निगाहों से यशमल को देखा, जिसका चेहरा भी जर्दी माइल था। वो भी बिखरी बिखरी लग रही थी, जिसका असर शक्कर पर जरा भी न पड़ा था। शक्कर ने इससे अपनी नजरें हटाई थी, जिसकी नजरें सिर्फ इसी पर टिकी हुई थी। शक्कर, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, क्या हुआ है यशमल को? तुम्हें इसकी हिफाजत के लिए रखा है, तो तुम इसकी हिफाजत क्यों नहीं कर रहे? मोहित साहब ने इसी बाजू से थामे अपनी बात पर जोर देते दोबारा पूछा, तो इसने आंखों को मीची दोबारा खोला। वो जो अभी कहने वाला था, यकीनन इसका अंजाम अच्छा नहीं होने वाला था। मुझे यशमल से निकाह करना है। शक्कर की नज़र चुराकर कही बात पर जहाँ मोहित साहब को 440 वॉट का झटका लगा था, वहीं यशमल भी हैरत से आंखें फाड़े इसे देखने लगी थी। क्या कहा तुमने? मुझे लगता है मैंने सही सुना नहीं। मोहित साहब ने एक कदम का फासला बरकरार करते इससे दोबारा पूछा, गोया कहना चाह रहा हो कि जो तुमने कहा है इस बात से मुकर जाओ। आपने सही सुना है, मैं यशमल से निकाह करना चाहता हूँ। इससे पहले शक्कर अपनी बात मुकम्मल करता, अपने चेहरे पर पड़ता मोहित साहब का भारी भरकम हाथ इसके अल्फाजों को मुंह में ही दबा गया था। इसको यूं थप्पड़ पड़ने पर यशमल ने मुंह पर हाथ रखे सोफे से उठी और आंखें बड़ी किए शक्कर को देखा, जो अपने पहलू में गिरे हाथ की मुट्ठी बनाए यूं थप्पड़ पड़ने पर कहर बरसाती नजरों से यशमल को देखा। इसका दिल किया इस थप्पड़ का बदला वो यशमल से जान के बदले ले। होश में तो हो तुम? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई बात करने की? मोहित साहब इसे गिरबान से पकड़ते गुस्से से चिल्लाए, तो शक्कर ने अपनी कहर ज़दा नजरों को यशमल से हटाए मोहित साहब को देखा और फिर अपने गिरेबान पर मौजूद मोहित साहब के हाथों को। अपने हाथ हटा लीजिए मोहित साहब, वरना अच्छा नहीं होगा। शक्कर ने वान करती नजरों से इसे देखते कहा। तुम्हारी इतनी औकात, 2 कौड़ी के बॉडीगार्ड मेरी बेटी से शादी के ख्वाब देख रहा है? मोहित साहब इसकी धमकी को खाते में न लाते हुए दोबारा से भड़के थे। डैड, हाथ हटा लीजिए। यशमल शक्कर के खतरनाक होते तेवरा को देखते आगे बढ़ी और अपने बाप के बाजू पर हाथ रखते बोली थी, लेकिन अपने बाप को इसका गिरेबान छोड़ते देख मिन्नत भरी नजरों से अपने बाप को देखा, जिसमें यशमल को खौफजदा होते देख इसका गिरेबान देखा और फिर शक्कर को देखा, जो लहू जद निगाहों से इसे देख रहा था। शक्कर, दफा हो जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ, इससे पहले मैं तुम्हारा कत्ल हो कर दूं। मोहित साहब 2 कदम पीछे होते गुस्से से बोले, तो इसने एक आईब्रो झुकाए इसे देखा। मोहित साहब, पहली बात, मैं आपकी इस जसारत पर खामोश था तो मतलब ये नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता, वरना अपने गिरे पांव पर पड़ने वाले हाथों को तोड़ना मुझे अच्छे से आता है। और दूसरी बात, वो बोलते बोलते रुका और एक कदम आगे लिया। और रही बात मेरी औकात की, तो मेरी 2 कौड़ी होने की, तो मेरी औकात इतनी है कि मैं शक्कर ज़ुहान मुस्तफ़ा खड़े खड़े आपको आपकी इस शान शौकत के साथ खरीद लूँ। इसके सफाक अंदाज में कही बात पर मोहित साहब का चेहरा एहसास से तौहीन से सुर्ख पड़ चुका था। रात तक मौलवी साहब का इंतजाम करें मोहित साहब, अपनी इस साहबजादी से मेरे निकाह के वास्ते। शक्कर यशमल की जानिब इशारा करके बोलता अपना कोट झटकता वहाँ से पलटा था। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मैं तुम्हारा निकाह करवाऊंगा, वो भी अपनी बेटी से? मुईद साहब के अल्फाजों पर इसके चलते कदम रुके और पलटकर तमस्कर उड़ाती नजरों से मुईद और यशमल को देखते लंबे लंबे डग भरता वहां से निकल गया था। अलबत्ता दिल धुआं धुआं था। वो मरकर भी यशमल से शादी नहीं चाहता था, लेकिन इसने हालात ही ऐसे पैदा कर दिए थे कि वो इसी से शादी की बात कर रहा था। इसकी इतनी हिम्मत, ये ऐसे कैसे मेरी बेटी पर इसकी गंदी नज़र थी, मैं पहले क्यों ना पहचान सका? मुईद साहब गुस्से से बुड़बुड़ाए थे। डैड, शक्कर ने जो कहा है वो करें। यशमल ने हिम्मत जमा की और मुईद से कहा, तो उन्होंने एक झटके से इसकी जानिब देखा। तुम पागल हो यशमल, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हें इस बॉडीगार्ड से खौफ खाने की ज़रूरत नहीं, मैं खुद इसे संभाल लूंगा। मुईद साहब पहले खौफ और आखिर में इसका खौफ मुईद साहब पहले गुस्से और आखिर में इसका खौफ समझते ज़रा नरमी से बोले और इसे अपने हिसार में लिया। डैड, मुझे इससे किसी चीज़ का खौफ नहीं, मैं खुद भी यही चाहती हूँ। यशमल नजरें चुराकर बोलती इस पर पहाड़ गिरा गई थी। मुईद साहब ने बेख्तियार से छोड़ा था और सदमे से अपनी बेटी को देखा। ये यशमल, मुईद साहब की जुबान लड़खड़ाई थी। डैड प्लीज़, अगर आप अपनी बेटी को खुश देखना चाहते हैं तो जो शक्कर ने कहा है वो करें। यशमल ने आगे बढ़ते अपने बाप के चेहरे पर हाथ रखते कहा, जिसने इसे फौरन झटका था। और अगर मैं ऐसा ना करूँ तो? मीर साहब करख्तगी से बोले थे। तो अपनी बेटी की मौत की वजह आप खुद होंगे डैड, क्योंकि मैं इसे बेहद चाहती हूँ। आपकी बेटी इसके साथ सुकून में रह सकेगी, और आपने ऐसा ना किया तो आप जानते हैं मैं होश खो बैठती हूँ। और यशमल जब भी बोल ही रही थी कि मीर साहब के अचानक सोफे पर बैठने से वो खामोश हुई थी और अपने बाप को देखा, जो सदमे में सर हाथों में गिराए बैठा था। यशमल ने कदम इसकी जानिब बढ़ाए थे। डैड प्लीज़, मैं शक्कर के बिना पागल हो जाऊंगी, मैं इसे बहुत चाहती हूँ। यशमल अपने बाप के पास नीचे बैठती इसके घुटनों पर हाथ रख के भीगी आवाज़ में बोली, तो मीर साहब ने सर उठाए अपनी जान से अजीज बेटी की आंखों में मौजूद नमी को देखा। वो इसी के लिए ही तो जीता था, इसमें मुईद की जान बसती थी। वो इसकी इकलौती बेटी, इसकी चाहतों, इसकी जायदाद, इसकी हर चीज़ की वारिस थी। एक यही तो थी। इसने यशमल के सर पर प्यार करते सर इस बात में हिलाया। यशमल नम आंखों से मुस्कुराती सोफे पर बैठती इसके सीने से लगी थी, जबकि मुईद साहब मुस्कुरा भी न सके थे। शक्कर अपने कमरे में आता इधर से उधर चक्कर काटने लगा था। वो किसी भी सूरत इससे शादी नहीं कर सकता था और ना ही वो करेगा, लेकिन जो इसने सोचा था अभी फ़िलहाल इसे यही सब करना था। शक्कर ने आगे बढ़ते दराज से गन निकाली और गन को थामे बड़ी फुर्सत से इसे देखा था। अगर इससे मैंने यशमल का काम तमाम पहले किया होता तो आज मैं इस हाल में ना होता। और गन को लोड करते खुद से बुड़बुड़ाया था, इस लड़की ने ज़िंदगी तहस नहस कर दी है मेरी। शक्कर ने गन बेड पर फेंकते खुद का चेहरा शीशे में देखा।
میں ایسا تو نہیں تھا، اچھے بھلے مت کا ستیاناش کر دیتی ہیں یہ عورتیں۔ وہ شیشے میں آتے اپنے عکس کو چھوتے خود سے بڑبڑایا تھا۔ تم نے مجھے میری ہستی کے غرور کو تباہ کر دیا یشمل، اب میری باری ہے کہ میں تمہیں تباہ کر دوں۔ سکر قدم قدم پیچھے لیتا حقارت بھری نظروں سے دیکھا تھا۔ وہ اب یشمل کے ساتھ جو کرنے والا تھا اس کا اندازہ شاید یشمل کو بالکل بھی نہیں تھا۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھا کہ اس کا فون بجا تھا۔ اس نے جیب سے فون نکالے دیکھا جہاں میر صاحب کا نام جگمگا رہا تھا۔ اس نے گہرا سانس بھرے فون اٹھائے کان سے لگایا۔ مجھے منظور ہے، رات کو آ جانا، میں سب انتظام کر لوں گا اور تمہیں جسے لانا ہو لے آنا۔ اس کے فون اٹھاتے ہی میر صاحب فوراً بولے تھے، میری طرف سے کوئی نہیں آئے گا، میں اکیلا ہی آؤں گا۔ سکر اپنی بات کر کے خاموش ہو چکا تھا، جبکہ دوسری جانب سے مزید کوئی بات کہے فون کٹ چکا تھا۔ اس نے فون کان سے ہٹائے بیڈ پر پھینکا تھا۔ یشمل دیکھتی جاؤ میں کیا کرتا ہوں تمہارے ساتھ۔ سکر خود سے بڑبڑاتا واش روم میں گھس گیا۔ سکر عشاء کی نماز کی ادائیگی کے بعد ٹراؤزر شرٹ پہنے اور شرٹ کے ہاف بازو بھی کندھوں تک چڑھائے رف سے ہولیے میں موئی صاحب کے گھر میں داخل ہوا، جہاں کچھ زیادہ ہی خاموشی تھی۔ اس نے ارد گرد دیکھتے قدم لاؤنج کی جانب بڑھائے، جہاں 3-4 آدمی بیٹھے تھے، جن کے ساتھ موئی صاحب بھی بیٹھے تھے۔ ان آدمیوں کو دیکھتے سکر رکا تھا، جبکہ سکر کو دیکھتے موئی صاحب ان کے پاس سے اٹھتے اس کی جانب آئے۔ تم ایسے نکاح کے لیے آئے ہو؟ موئی صاحب نے اس کے حلیے پر تنقید زدہ نظر ڈالے اس سے پوچھا، جس نے بے تاثر نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ کیوں، کوئی مسئلہ ہے؟ اس کے یوں پوچھنے پر موئی صاحب نے دانت کچائے تھے۔ یہ پہلا لڑکا تھا جو اپنے نکاح پر بنا کسی تیاری کے بل کر ٹراؤزر شرٹ پہنے رف سے حلیے میں موجود تھا۔ تم نکاح کرنے آئے ہو، کسی ذوق پر نہیں جو یہ رف سے حلیے میں آئے ہو۔ موئی صاحب نے اسے یاد دلانا چاہا کہ وہ اپنا نکاح کرنے آیا ہے، ایک لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کرنے آیا ہے۔ انہوں نے ایسا تو نہ سوچا تھا کہ وہ اپنی اکلوتی بیٹی کی شادی ایسے کریں گے۔ میرے لیے سوگی ہے۔ سکر کا شفاق انداز موئی صاحب کو آگ لگا گیا تھا۔ اس سے پہلے موئی صاحب اسے کوئی جواب دیتے، مولوی صاحب کو آتے دیکھ وہ محض اسے گھورتے خاموش ہوئے تھے، جبکہ سکر انہیں اگنور کرتا صوفے پر بیٹھ چکا تھا۔ اسے یہ سب مولوی ہر چیز بے حد زہر لگ رہا تھا۔ اسے تو وہ لڑکی ہی زہر لگ رہی تھی جس سے وہ نکاح کرنے والا تھا، جس کا ہاتھ اس نے مجبور ہو کر خود اس کے باپ سے مانگا تھا۔ دولہے کو بلائیں، نکاح شروع کریں۔ مولوی صاحب سکر کے سامنے والے صوفے پر بیٹھتا موئی صاحب سے بولا، میں نظر نہیں آ رہا کیا؟ میں ہی ہوں دولہا۔ اس سے پہلے موئی صاحب کوئی جواب دیتے سکر کی آواز گونجی تھی۔ سکر کی آواز وہاں گونجتی سب کو اپنی جانب متوجہ کر چکی تھی۔ مولوی صاحب کو اس کو یوں ٹراؤزر شرٹ اور بکھرے بالوں میں چہرے پر موجود سنجیدگی کو دیکھتے یقین نہ ہوا تو موئی صاحب کی جانب منہ دیکھے یقین دہانی چاہی، جنہوں نے ہونٹ بھینچے سر اس بات میں ہلایا تھا۔ تو مولوی صاحب سکر کی جانب متوجہ ہوئے، جس کا دل حلق کو آ رہا تھا، جو نہ جانے کیا کرنے والا تھا۔ کچھ تو تھا اس کے ذہن میں، جو یوں یشمل سے نکاح کے لیے یہاں بیٹھا تھا۔ سکر ذوحان مصطفیٰ، کیا آپ کو یشمل معید احمد سے اللہ کو حاضر جان کر اور ان گواہان کی موجودگی میں یہ نکاح قبول ہے؟ الفاظ سے پگھلا ہوا سیسا جو سکر کے کانوں میں انڈیلا گیا تھا۔ اس نکاح کی قبولیت سے اچھا تھا وہ مر جاتا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ یہ زمین پھٹتی اور وہ اس میں سما جاتا۔ اس کا من کیا وہ اس نکاح سے انکار کر دے۔ اس نے اپنے قلب سے بھری آنکھوں کو سختی سے مینچا تھا اور دل کی آواز پر لبیک کہنا چاہا، نہیں، مجھے یہ نکاح قبول نہیں۔